हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड कर रहे हैं आज। तो कल लास्ट लेक्चर में हम फिल्टर्स कर रहे थे। फिल्टर में हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर किया, यानी कि सिंगल कैपेसिटर लगा के। आज हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं फिल्टर्स के, क्योंकि फिल्टर चार टाइप के उस दिन मैंने आपको बताया था। एक था फिल्टर शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा फिल्टर कौन सा था, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, थर्ड हमारा आता है एल सेक्शन फिल्टर, और नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो पाई सेक्शन फिल्टर होगा। एल और पाई सेक्शन तो अपनी अपनी जियोमेट्री के कारण इनको एल सेक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एल इंडक्टर कोई नहीं लगी हुई है, इस तरीके से उसको एल सेक्शन बोलते हैं कि जो शेप बनती है कैपेसिटर और इंडक्टर्स को जोड़ के, कैपेसिटर और कॉइल को जोड़ के जो शेप बनती है वो एल अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली बनती है, और यहाँ पे पाई सेक्शन में पाई के जैसी एक शेप बनती है। तो ये क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में आते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में नहीं आते, ये छोटे क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो हाँ पाई और एल सेक्शन में हो सकता है बड़े में आ जाए, और जो हमने शंट कैपेसिटर किया वो भी आ जाए, लेकिन जो सीरीज इंडक्टर है वो बड़े क्वेश्चन में आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो हमने शंट कैपेसिटर कर लिया। हमने किया क्या था, फिल्टर्स का काम क्या था, रिपल फैक्टर को कम करना, यानी स्मूथनिंग का प्रोसेस कराना। और उसके बाद हमने फाइंड आउट भी किया था कि रिपल फैक्टर रह कितना गया। तो मतलब जो काम हम करवा रहे थे वो होता है, यानी शंट कैपेसिटर में हमने हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए किया था। हाफ वेव के लिए आई थिंक वहाँ पे 48 पॉइंट समथिंग रहता है, और फुल वेव के लिए 14.4 या फिर 14.4% रहता है। मतलब जहाँ पे 48 पॉइंट समथिंग तो हमें फुल वेव के लिए मिल रहा था वो घट के 14 ही रह गया, और यहाँ पे जो 121% मिल रहा था वो घट के 48% रह गया। इसका मतलब फिल्टर्स का जो काम था कि हमारे एसी करंट को डीसी में तो बदलना हमारा रेक्टिफायर्स का काम था, लेकिन वो कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट्स आ रहे थे। उसी चीज को रिड्यूस करना था, जिसके लिए हमने क्या लगाया, फिल्टर लगाया। तो फिल्टर एक ऐसी डिवाइसेज है जो क्या करते हैं, रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिला उसमें से एसी कंपोनेंट्स को कम करेंगी या फिर रिपल फैक्टर को कम करेंगी। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्मूथिंग का प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है मृदसन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ सकती है, वैसे आज तक तो नहीं आई है, हो सकता है आ जाए आपके पास। फिल्टर्स के बारे में तो पूछा जाता है पेपर में, तो फिल्टर के अंदर ही स्मूथिंग का प्रोसेस होता है, तो हो सकता है आ जाए। ठीक है, हमने ये वाला प्रोसेस कर लिया है। अब हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, सीरीज इंडक्टर। सीरीज इंडक्टर मतलब इंडक्टर कॉइल लगानी है, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। ठीक है, तो आज हम वो वाला टॉपिक करते हैं, सीरीज इंडक्टर श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। तो देखो, श्रेणी प्रेरकत्व मतलब टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि इंडक्टर कॉइल लगानी है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा, और वैसे भी कैपेसिटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है, और इंडक्टर कॉइल हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगती है। ठीक है, इन कैपेसिटर इनके अंदर जब हम फिल्टर्स करेंगे। ठीक है, तो सीरीज इंडक्टर तो हमने क्या लगानी है, इंडक्टर कॉइल, यानी कि हमें कॉइल लगानी है। हिंदी में बोलते हैं श्रेणी प्रेरकत्व। ठीक है, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर तो अपने लगाते हैं। ये हमारा कोई हाफ वेव रेक्टिफायर है, सॉरी एक मिनट, ट्रांसफार्मर कराइए। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल, जिसके ऊपर क्या है, कोई एसी करंट सोर्स जुड़ा हुआ है, और उसी एसी को हमें डीसी में बदलना है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, जहाँ पे क्या हुआ, एक डायोड लगी हुई है किसके अंदर, हाफ वेव के अंदर, फिर एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई क्योंकि सीरीज इंडक्टर है, तो एल एक इंडक्टर लगा दिया, प्लस एक लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा हुआ है, जिसके ऊपर अपने को क्या मेजर करना है, किसको, आउटपुट को। तो ये तो सर्किट किसके लिए हो गया, जब हमारे पास कौन सा रेक्टिफायर हो, हाफ वेव रेक्टिफायर हो। ठीक है, ये ए भी तो शो करते हैं कि कहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव आएगी और कहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मेजर करना है। दूसरा आएगा हमारा कौन सा वाला, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए देखते हैं कि किस तरीके से सीरीज इंडक्टर जुड़ती है, कॉइल कैसे जुड़ती है। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की, जिसके ऊपर एसी सोर्स कनेक्टेड है। इसी एसी करंट सोर्स को हमें किस में बदलना है, डीसी में बदलना है। ये सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर की, डायोड 1 लगा दी, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, सेकंड डायोड लगा दी, फिर एक सेंटर टैप एंड टर्मिनल्स कॉमन। अब सीरीज में क्या लगानी है, कॉइल लगानी है, तो सीरीज में लगा दी कॉइल। आगे क्या जुड़ा होगा, लोड रेजिस्टेंस आरएल, और आरएल पे हम किसको मेजर करेंगे, आउटपुट को।
तो ये RL, ये कैपेसिटर सॉरी सीरीज कॉइल, ये D1, ये D2, ठीक है, ये RL। यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे, हमारा V0 आउटपुट को। तो इस तरीके से तो कॉइल जुड़ती है। अब काम वही रहेगा, काम क्या रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से रिपल फैक्टर को कम करना। देखो फिल्टर बनते कैसे, L और C का अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। कभी L पाई सेक्शन होगा, कभी L किसी और तरीके से होगा। तो कॉइल बनाने का या फिल्टर्स बनाने का तरीका एक ही है कि हमारे पास क्या हो, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स जुड़े हुए हो, ठीक है। तो अभी अपने करते हैं सीरीज इंडक्टर। देखो इस चीज को इस टॉपिक में करने के लिए किस तरीके से रिपल फैक्टर कम होगा वो हम एंड में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रिपल फैक्टर कम कितने होते हैं। जो ग्राफ बनता है वो अपने देखेंगे, लेकिन एंड में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एंड में ग्राफ समझाऊंगी, क्योंकि जब तक आप रिपल फैक्टर को सॉल्व करोगे तब तक आपको ग्राफ का मतलब समझ आ जाएगा कि ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, ठीक है। तो अभी करते हैं अपने सबसे पहली जो चीज, अब आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है फोरियर सीरीज, जिसके साथ या आपने मैथ्स में भी कर चुके होंगे फोरियर सीरीज को। जब आपको याद होगा मैंने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर करवाया, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है वो मैथ्स में फोरियर सीरीज से होता है, और वो इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता था, इसलिए हमने वहाँ पे किया नहीं था, और वो सच में एग्जाम में नहीं आएगा। आप चाहे देख लेना, जितना मैंने आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर करवाया है आप उतना कर लो तब भी सफिशिएंट है, और उतने में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रेक्टिफायर्स के लिए आउटपुट वोल्टेज के लिए फोरियर सीरीज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सीधा लिख रही हूँ आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज या बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आता है, आपके ये टॉपिक मेंशन नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उस चीज को रख लेते हैं। आउटपुट यानी कि V0, हम आउटपुट V0 ले रहे हैं, टर्मिनल्स पे लोड रेजिस्टेंस RL पे, और उसकी वैल्यू आती है 2em अपॉन पाई माइनस 4em अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा t माइनस 4em अपॉन 5 पाई cos 4 ओमेगा t आएगा इधर, माइनस एंड सो ऑन करके ये टर्म्स चलती जाएंगी। देखो ये जो पहला टर्म है हमारे पास कौन सी वाली, 2em अपॉन पाई, ये टर्म तो किसको शो कर रही है, DC को, और बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं वो किसको शो कर रही है, AC करंट को शो कर रही है। ये 415em अपॉन 2 पाई। देखो जैसा कि आपने क्या किया था, कल किया था आपने, अगर आपको ध्यान हो ये माइनस साइन है, ठीक है। कल आपको ध्यान हो हमारा एक टॉपिक था EDC की वैल्यू आ रही थी कल वाले के अंदर, वो कितनी थी, em माइनस em कैपिटल T अपॉन 2RLC। तो हमने क्या देखा था, DC करंट में मतलब जितनी इनपुट दी है मैक्सिमम उतनी ले रहे हैं हर बार रिपल इनके फैक्टर इन केसेस में, कि ये हाफ वेव हो तो इस तरीके से हो, एम्पलीट्यूड EM हो, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज EM हो। फुल वेव के केस में भी EM ले रहे थे हम, है ना, ये EM ले रहे थे, और EM के साथ कितना डेविएशन हो रहा है वो रिपल फैक्टर को शो करता है। और मैंने उस टाइम आपको बताया था रिपल फैक्टर यानी AC कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। तो सेम फोरियर सीरीज वाले इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक, ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, और ये 3-4 टॉपिक्स में आगे यूज आएगी। इक्वेशन सिंपल सी है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि 2em अपॉन पाई तो इस DC कंपोनेंट को शो कर रहा है, और बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी स्टेप आप जितने भी आएंगे सो ऑन करके वो सारे के सारे AC कंपोनेंट्स को शो करते हैं। लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं ना तो हम सिर्फ इसी कंपोनेंट को यूज करते हैं, इन बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट्स को यानी रिमेनिंग AC कंपोनेंट्स को यूज नहीं किया जाता। उसका एक रीजन होता है इंटेंसिटी, कि जैसे जैसे AC करंट के कंपोनेंट्स आगे लेते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ AC करंट लो होती जाएगी। लो होना है AC करंट की इंटेंसिटी मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, और इतनी कम वैल्यू की अगर AC करंट को हम यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता, कोई रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो जब भी आप फोरियर सीरीज करोगे आपको ये 3-4 स्टेप याद रखने हैं, लेकिन बाकी सभी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आप अगर फोरियर सीरीज आउटपुट वोल्टेज वाली अगर ये पूरी याद करना चाहो तो पूरी कर लो, और अगर नहीं तो सिर्फ जो 2 स्टेप्स जो मैं यूज कर रहे हैं आप वो उतने भी याद कर सकते हो। 2em अपॉन पाई माइनस 4em अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा t माइनस 100, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेप्स भी लिख सकते हो कि रिमेनिंग टर्म्स को नेग्लेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि AC करंट की इंटेंसिटी घट जाती है, और जितनी AC करंट की इंटेंसिटी कम होगी उतना ही मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता। तो इस पूरी इक्वेशन से इसको आप दे लेना इक्वेशन नंबर 1।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने को पता चल रहा है कि ई, मैंने आपको बताया ये जो टर्म है वो डीसी को शो कर रही है, ये टर्म एसी को शो कर रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन है तो ये भी वोल्टेज, तो मैं एसी वोल्टेज को एसी लिख दूंगी, डीसी वोल्टेज को डीसी लिख देंगे। तो ई डीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 2em अपॉन पाई आ जाएगी इस इक्वेशन से। और सिमिलरली ई एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4em अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी। तो इसको दे लो 2a इक्वेशन नंबर और इसको दे लो सेकंड बी। अब एक चीज आपको बार बार बताई जा रही है, जब भी हम एसी करंट लेंगे हम आरएमएस वैल्यू ही लेंगे। आरएमएस वैल्यू का मतलब ही होता है कि एसी डीसी का मिक्सचर, ठीक है। तो एसी के लिए आरएमएस और डीसी के लिए एवरेज, ये चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि यही चीज लेंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ये चीजें आपको बताई भी जा चुकी हैं जब हमने शुरू किया था किसको, रेक्टिफायर्स को। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए इक्वेशन में मेरे पास किसकी वैल्यू है, आउट ईडीसी की, मतलब जो हमें चाहिए आउटपुट डीसी। इसका मतलब क्या हुआ, फिल्टर लगाने के बाद हमें लोड रेजिस्टेंस आरएल पे जितनी भी वोल्टेज मिली है वो कितनी है, 2em अपॉन पाई, है ना डीसी। क्योंकि फिल्टर लगाने के बाद काम क्या रह जाता है कि हमें एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करना है और सिर्फ डीसी कंपोनेंट्स को रखना है। तो ईडीसी की वैल्यू कितनी आई, 2em अपॉन पाई। अब ये आउटपुट जो डीसी वोल्टेज आपको मिल कौन से टर्मिनल पे रही है, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस आरएल पे मिल रही है। मतलब जितनी भी करंट आएगी वो आरएल पे आके मिल जाएगी, यहीं पे हमें डीसी आउटपुट मिलेगा ना। तो मतलब अगर मुझे आई डीसी निकालनी हो, करंट आई डीसी निकालना हो, तो मुझे करंट आई डीसी कितना आएगा, 2em, या ऐसे देख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं एक मिनट, बिकॉज ओम्स लॉ में क्या बताता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से I क्या आएगा, V अपॉन आर। अब V तो मेरे पास अब आउटपुट में कितना है, EDC, R की जगह कौन ट्रीट कर रहा है, RL, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस RL पे ही हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, EDC की तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, EDC अपॉन RL। ये चीज आप समझिए, क्योंकि आउटपुट डीसी करंट ही चाहिए अपने को और वो डीसी मिल किस पे रहा है, लोड रेजिस्टेंस RL पे। तो इसीलिए V इज इक्वल्स टू IR से V अपॉन RL कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2em पाई अब इनटू में RL। इसको क्या दे लो, IDC। अब इसको आपको इक्वेशन नंबर दे लेना 3। नाउ फॉर एसी करंट, अब अपने को एसी करंट को शो करना है फॉर एसी, ठीक है। एसी के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हमें क्या निकालनी पड़ेगी, आरएमएस निकालनी पड़ेगी। और वो आरएमएस किसकी इक्वल आती है, ईएसी की। ये वाली जो एसी है ना, आप उसको ई डैश ले लो, क्योंकि आरएमएस वैल्यू का मतलब ये है कि जितने भी फर्दर कंपोनेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। वैसे इंक्लूड होते नहीं है क्योंकि उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आरएमएस का वैल्यू का मतलब होता है कि हम एसी वैल्यू ले लें। तो आरएमएस लेने का मतलब क्या है, आरएमएस, यानी कि यहाँ से चलो स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर उसको क्या ले लो, रूट ले लो। तो यही प्रोसेस हम करते हैं बार बार। अब आपको ये चीज तो याद भी होगी आरएमएस वैल्यू हम पता नहीं कितनी बार फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ईएसी की सबसे पहले तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, या इसको ऐसे कर लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू किसकी लेनी है, ई डैश की, उसका क्या कर दो स्क्वायर डॉट dt, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, t टू 0, और मीन लेने का तरीका 1/t कर देते हैं का स्क्वायर। हाँ, कैसे किया मैंने ई डैश लिया, ठीक है। ई डैश का पहले क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना था, आरएमएस यानी एस तो हो गया, अब क्या करना है, मीन करना है। तो मीन करने का तरीका क्या होता है, टोटल कर दो, डिफरेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ये चीज पता है ना ये कैसे आती है, आपके रेक्टिफायर में अच्छे से करवाया गया। मीन लेने का तरीका आता है ई डॉट dt t टू 0 यानी 0 टू t। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1/t आ जाती है इस इंटीग्रेशन की, इसीलिए वहां पे डायरेक्टली हम 1/t लिख ही देते हैं, ठीक है। तो मीन करने का तरीका हमने देख लिया, तो ये तरीका ले लिया, और उसका रूट लेना था तो रूट ले लिया। तो इसको मैं EAC लिख दूं, तो EAC की वैल्यू क्या है, 1/t 0 टू t लिमिट, और E डैश की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये देखो 4em अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा t, यानी कि 4em, इसका स्क्वायर करना है। ये डैश आप इस तरीके से लगाना कि ये पावर 12 ना लगे आपको, ठीक है। स्क्वायर किया 4em अपॉन 3 पाई का स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर 2 ओमेगा t डॉट dt, और पावर कितनी करनी है इसकी, हाफ।
तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो इस चीज में अपने को इतना पता चल रहा है, इसका स्क्वायर है और इसकी रूट है, इसको मैं बाहर ले सकती हूँ, और वैसे भी विद रिस्पेक्ट टू टी चल नहीं रहा, इसीलिए इसको क्या ले लेते हैं, अपने बाहर ले लेते हैं। यानी EAC की वैल्यू कितनी आ रही है 4EM/3 तो मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँ, ये एक तरीके से कांस्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया 4EM/3 और स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में बचा कितना है अपने पास टर्म 1/t पड़ा, ठीक है, 0 to t इंटीग्रेशन cos स्क्वायर टू ओमेगा t डॉट dt की पावर कितनी है हाफ, cos स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt, ये इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, इसकी वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसकी वैल्यू जो आएगी इस पूरी चीज की 1/2 आएगी, ठीक है, t से t भी कैंसिल हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट याद कर लो कि इंटीग्रेशन 1/t t to 0 मतलब 0 to t cos स्क्वायर टू ओमेगा t डॉट dt की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ये आप याद रख लो, ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद रखना आप उसको सॉल्व कर लो, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करना हो तब आपकी मर्जी, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको सॉल्व नहीं करना सीधा याद रखना है तब भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर सॉल्व करना है तो इसको एज अ होमवर्क आप घर पे इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व हो जाएगा और यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से EAC की वैल्यू क्या आएगी 4EM/3 पाई डॉट 1/2, जिसकी पावर कितनी चल रही है हाफ, तो EAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4EM/3√2 इंटू पाई। ये किसकी वैल्यू आई है EAC, इसको क्या दे दो इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि AC वोल्टेज के अंदर कौन कौन सी यहाँ से जो डायोड से जो करंट आ रहा है, चाहे इस डायोड से मान लो D1 D2 से, चाहे इस डायोड से मान लो, डायोड से जितना भी करंट आ रहा है वो तो AC और DC का क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन आ रहा है, और इंडक्टर कॉइल क्या करती है, यहाँ से तो मान लो ऐसा करंट आ रहा है, डायोड से तो क्या आ रहा है AC और DC का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ही दिखा दिया, सॉरी इसको इस तरीके से नहीं दिखाएंगे हम, इस तरीके से दिखाएंगे, AC और DC का कॉम्बिनेशन आ रहा है। लेकिन एक चीज हमको एल इंडक्टर कॉइल के बारे में पता है कि एल जो क्या करती है AC को क्या करती है ब्लॉक करती है, और DC को क्या करता है अलाउ करता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एल जब इंडक्टर कॉइल लगा दिया तो जो करंट आया उसने AC को तो क्या कर लिया ब्लॉक कर लिया, यानी AC को तो जाने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ DC को आगे जाने दिया। लेकिन फिर भी एक आइडियल केस कहीं पे भी नहीं पॉसिबल होता, कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऑफ AC के रह ही जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड पहले इतना था वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन कॉइल से जो भी आउटपुट करंट आएगा वो आपको पता चलेगा कितना करंट आएगा, तो ये AC को ब्लॉक करेगा, और AC करंट मतलब कुछ ना कुछ कंपोनेंट रह जाएंगे, चाहे ऐसी वैल्यू आ जाए, मतलब RL और L दोनों ही AC करंट के लिए EAC के लिए काम करेगा, क्योंकि AC करंट इस लोड रेजिस्टेंस RL से भी जाएगा और इंडक्टर कॉइल से भी जाएगा, क्योंकि 100% ऑफ DC करंट तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेस हो ही रहे। हमने फर्स्ट शंट कैपेसिटर में भी वही चीज देखी थी, है ना। तो उस बेस पे अगर मेरे को IAC निकालना हो तो मुझे पता हो कितना आएगा EAC अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना आएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर होता है। यहाँ पे XC एब्सेंट है या प्रेजेंट है, कैपेसिटर तो कोई लगाया ही नहीं, इसका मतलब IAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी EAC RL का स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस RL लोड रेजिस्टेंस RL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब देखो जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब भी हम cos ओमेगा sin ओमेगा t लेते हैं, मतलब AC वोल्टेज हम इस तरीके की लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो सिर्फ ओमेगा हो, उस केस में तो XL की वैल्यू आ जाती है ओमेगा L, और जब हमारी XC की वैल्यू आ जाती है 1/ओमेगा C। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं डबल करते हैं, cos 2 ओमेगा t ले लें या sin 2 ओमेगा t ले लें, उस टाइम पे जो XL है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाती है, 2 ओमेगा L हो जाता है, XC की 1/2 ओमेगा C हो जाती है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो cos 15 भी ओमेगा t लिया हो ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी XL की 15 ओमेगा L आ जाएगी, मतलब जितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है उतने टाइम ही इंडक्टर कॉइल से वो रिएक्टेंस आती है, यानी प्रतिघात आता है,
ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपको वैसे ये चीज़ें पता होंगी नॉर्मल चीज़ें, और अगर नहीं पता तो अपनी नोटबुक में आप वो चीज़ें इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब देखो हम इससे क्या करते हैं, वो वैल्यू पुट करते हैं। इसको मैं दे लेती हूँ या बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारे पास जो साइन की फ्रीक्वेंसी आई थी, जो एसी में अपनों ने फ्रीक्वेंसी यूज की है, यानी एसी कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं उसमें है कितना cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी होने के लिए हमारे पास एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओमेगा एल आ जाएगी, है ना, क्योंकि वहां पे हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, cos, और वो भी कौन सी फ्रीक्वेंसी, 2 ओमेगा टी, यानी फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी, 2 टाइम्स होगी किसके, ओमेगा की। तो उस बेसिस पे हमने ये चीज ली है, ठीक है। अब आई एसी की वैल्यू कितनी आएगी, EAC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 अपॉन 3, 3√2 पाई इंटू में 1/RL प्लस RL का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और रूट चल ही रही, यही चीज है ना। तो देखो इस चीज को आप अपने यूज करते हैं, उसको सॉल्व करो। तो देखो 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको मैं ना सारे को पहले छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि उधर आपके पास स्पेस आ जाए। आईएसी की वैल्यू अब कितनी आएगी, 4 अपॉन 3√2 पाई इंटू में 1 अपॉन रूट में क्या है, RL का स्क्वायर 2 ओमेगा एल का स्क्वायर मतलब 4 ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो देखो अगर हम अपने कंसीडर करें इफ RL इज मच लेस देन ओमेगा एल, ये इसलिए किया जाता है, या एक्सएल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है। अब ये चीज इसलिए ये असम्पशन मानी जाती है क्योंकि देखो एसी करंट जो होता है ना वो मेनली यहीं पे ही ब्लॉक हो जाता है, मैक्सिमम एसी करंट इंडक्टर कॉइल एल ही ब्लॉक कर लेती है, इसीलिए ज्यादातर इसके अंदर कौन काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कॉइल का ही रेजिस्टेंस काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम एसी यहीं पर ही ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि एल का काम ही है कि एसी करंट को ब्लॉक करना। अगर एक्सएल इज मच ग्रेटर देन, या फिर उसको दूसरे तरीके से लिखिए, एक्सएल इज मच ग्रेटर देन RL, मतलब RL को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, RL टेंड्स टू 0 कर दूं। अगर ऐसा करेंगे तो IAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन 3√2 पाई इंटू में 1 अपॉन रूट में कितना बचेगा, 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। RL की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, 0 कर दी, ठीक है। तो यहाँ से IAC की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अपॉन 3√2 पाई इंटू 1/2 ओमेगा एल बन जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 गया, ठीक है। तो जो टर्म हमारी बची उस टर्म को नोट डाउन कर लेते हैं। तो जितना भी बचता है उसको हम नोट डाउन करके लिख लेते हैं। हमारी क्या वैल्यू बचती है, 2 अपॉन 3√2 पाई इंटू ओमेगा एल। ये किसकी वैल्यू आ गई, IAC की वैल्यू। इसको क्या दे रहे हो, इक्वेशन नंबर जितनी भी चल रही हो इसको हमने 3 दे लिया, इक्वेशन नंबर 5 दे, ठीक है। अब मुझे पता है रिपल फैक्टर होता है क्या, IAC डिवाइडेड बाय IDC। IDC की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन पाई RL। IAC की हमने निकाल ली, तो अब रिपल फैक्टर निकालते हैं कि फिल्टर का जो काम था उसने कितने हद तक AC को रिड्यूस किया, AC कंपोनेंट्स को रिमूव किया, या फिर रिपल फैक्टर को कम किया। तो रिपल फैक्टर को हम स्मॉल r से शो करते हैं, IAC डिवाइडेड बाय IDC। इसको हम EAC ओवर में EDC भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं, IAC डिवाइडेड बाय IDC से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में EAC और EDC की वैल्यू दी हो, या फिर इसकी दी हो, रिपल फैक्टर की वैल्यू दी हो, आपसे EDC पूछा जाए तो आप EAC अपॉन EDC फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर आपको करंट IDC और IAC दिया उस टाइम रिपल फैक्टर पूछा तो IAC डिवाइडेड बाय IDC करके आप रिपल फैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो डिपेंड करते हैं कि अपने पास चीज कौन सी है, AC मतलब वोल्टेज गिवन है या फिर करंट गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, 3 और 5 में अब अपने को IAC की वैल्यू तो हमने जस्ट अभी निकाली है, 2 अपॉन 3√2 पाई ओमेगा एल, इतनी थी ना, 2 अपॉन 3√2 पाई ओमेगा एल, हाँ इतनी थी। और उसकी वैल्यू क्या आ रही है,
2em, यानी कि इसको मैं ऐसे कर लूँ पाई आर एल अपॉन में 2em, तो 2em से 2em कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, तो बचा क्या 1/3 √2 आर एल, 1 हटा दो, आर एल अपॉन बचा ओमेगा एल, तो इसकी वैल्यू आती है पॉइंट, यानी कि 1/3 √2, 1/3 √2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.236, ठीक है, तो 0.236 इंटू आर एल अपॉन ओमेगा एल, आर की वैल्यू है ये ज्यादातर हम किसके लिए करते होते हैं, हम फुल वेव रेक्टिफायर्स के लिए करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जहां पर 48 पॉइंट समथिंग रिपल फैक्टर थे और वहां पे 23 पॉइंट समथिंग ही रह गए, इसका मतलब जो काम फिल्टर का था वो क्या था, रिपल फैक्टर को कम करना। रिपल फैक्टर का कम होना मतलब एसी कंपोनेंट्स अपने आप रिड्यूस हो रहे हो, तो मतलब जो रिपल फैक्टर को कम करने का काम था वो एल टाइप के इंडक्टर कॉइल को लगाने से भी कम हो रहा है। वो अपने देखेंगे कि ग्राफ कैसा मिलेगा या हमें आउटपुट मिलेगा कैसा, तो देखो इसको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। वैसे अपने वो ग्राफ मिल कैसा रहा है, मैं अब सिर्फ फुल वेव के लिए करते हैं अपने, ठीक है, हाफ वेव के लिए ऑटोमेटिक इसके जैसा ही हो जाएगा। ज्यादातर फुल वेव ही यूज करते हैं, उसका रीजन क्या आपको पता है, एक तो फुल वेव की एफिशिएंसी भी हाफ वेव से कुछ ज्यादा आती है, इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर्स पे सारे एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एक बार फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं कि वो कैसा था, वो यहाँ पे आप देख लो, आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर में जब इंडक्टर कॉइल एल कनेक्ट की तो ये, अब रेक्टिफायर से जो मुझे आउटपुट मिला वो ये था, ये आउटपुट हमें मिलता है, ये क्या है वोल्टेज है V0 है, और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। अब लेंज के नियम अपने को पता, हमने फिल्टर में लगाई क्या है, या मैं सिर्फ सेकेंडरी कॉइल, चलो पूरा ही बना देते हैं। ये डायोड D1, ये D2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है इंडक्टर कॉइल सीरीज में, ये RL और ये आउटपुट वोल्टेज, ठीक है V0। तो यहाँ तक की जितनी डायोड से जो मिल रहा है ना वो अपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो आपको एक तो लेंज का नियम पता है, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी कॉइल में से ईएमएफ अगर प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उन्हीं कारणों को अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ। आपने प्योर लाइन इस तरीके से सुनी होगी, लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ हमेशा उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉइल लगी है, इसका मतलब यहाँ पे भी लेंज लॉ जो है वो फॉलो होगा। तो मतलब लेंज लॉ उन इस D1 और D2 से जो करंट मिला इस तरीके का, उसके कारण अब कॉइल से जो भी करंट मिलेगा वो इसको अपोज करेगा, किसके कारण, जो जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है। क्योंकि देखो कॉइल के अंदर आपको पता है जैसे डीसी जाएगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर स्टोर होती है ना, ये सब चीजें आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो लेंज नियम के अंदर फील्ड लाइंस के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ उन्हीं कारणों का मतलब विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो बनी किसके कारण, इस D1 और D2 करंट के कारण। इसका मतलब जब आप इंडक्टर कॉइल L लगा दोगे अपोजेंस के कारण, जब भी इसकी वैल्यू, इस आउटपुट की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी, कॉइल से मिलने वाला करंट कितना आ जाएगा, मिनिमम मिलेगा। जब इसमें से मिनिमम करंट मिलेगा तो कॉइल के कारण मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे मिनिमम है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम करंट मिलता है। अब यहाँ पे जब भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो करंट की वैल्यू मिनिमम शुरू होने लगती है। जैसे इसकी वैल्यू मिनिमम हुई, 0 गई, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। अब यहाँ पे 0 यानी करंट की वैल्यू मिनिमम, तो आउटपुट में इंडक्टर कॉइल लगाने के कारण मैक्सिमम, फिर से ये मैक्सिमम की तरफ जा रही है तो ये मिनिमम के कारण। तो लेंज नियम के अकॉर्डिंग आपको शायद कलर सब विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पिंक लाइन दिखाई है इसका मतलब ये है कि फिल्टर लगाने के बाद इंडक्टर कॉइल के कारण हमें आउटपुट ऐसा मिला, और इस ग्राफ को देख के भी आपको पता चल रहा है इस केस में रिपल हमें कम होते मिल रहे हैं। अब लेंज के नियम के अनुसार किसी भी कॉइल से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब जब भी ईएम मैक्सिमम जाएगा तो जो इंडक्टर कॉइल है उसको कम करने की ट्राई करेगा वोल्टेज को, और जब भी ईएम मिनिमम जाएगा यानी टेंड्स टू 0 जाएगा तो कॉइल क्या करेगी, उसको बढ़ाने का काम करेगी आउटपुट वोल्टेज को। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू 0 थी तब इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी, अब ये मैक्सिमम गया तो इंडक्टर कॉइल के कारण वोल्टेज क्या हो गई, कम हो गई। अब फिर से जब ये 0 की तरफ जा रहा है तो वोल्टेज क्या हो गई, फिर से बढ़ रही है, और फिर से मैक्सिमम ईएम तक जाने पर वोल्टेज फिर से
घट रही है। तो जब भी इंडक्टर कॉइल एल लगाओगे तो ग्राफ मिलेगा ऐसा। अब इसके लिए आपको ये सारा टॉपिक ऐसे कैसे करना है, एक मेन चीज जो याद रखने वाली थी वो ये फोरियर सीरीज थी, क्योंकि फोरियर सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में इन द सेंस ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, तो वो आपके पेपर में ही नहीं है, तो वो एमएससी प्रीवियस में लगता है, तो वहाँ पे आप करोगे। तो ये चीज आप याद रखना, इसी इक्वेशन के बेस पे आगे वाले 2 टॉपिक होंगे, ठीक है। किया कुछ भी नहीं है, ईडीसी इसमें से ये डीसी कंपोनेंट को शो करेगा, मतलब जिसके साथ कोई साइन या कोस को कंपोनेंट नहीं है, रिमेनिंग एसी को शो करेगा। तो उस एसी को उठा के आरएमएस वैल्यू निकाली है, और डीसी से हमें आईडीसी निकाली। अपने को पता है किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ लोड पे ही मिलेगा, और एसी जो है इंडक्टर कॉइल ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए एक्सएल इज ग्रेटर देन आरएल कर लेते हैं, और फिर आईएसी की वैल्यू निकालते हैं, और रिपल फैक्टर निकालेंगे हमारे पास कितना है। और अगर ग्राफ देखें तो हमें आउटपुट में ऐसा मिलता है, और अगर सिर्फ इसी को देखें कि इंडक्टर कॉइल के बाद ग्राफ कैसा मिल रहा है, तो वो ऐसा करके मिल रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, ग्राफ ऐसा मिल रहा है, जब भी इसकी वैल्यू मिनिमम थी तब ये मैक्सिमम जाने की ट्राई कर रहा है, मतलब ये इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। इस वाले को शो करूँ तो ये चीज अपने रिमूव कर लेते हैं, मतलब रेक्टिफायर से जो मिला, तो मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ मिल रहा है, इसीलिए ये फिल्टर जो है एफिशिएंट फिल्टर। और दूसरा इसका रिपल फैक्टर की वैल्यू उसने काफी हद तक कम की, 0.236 ले ली, हालांकि जो उसमें था कैपेसिटर था उससे हमें 14 पॉइंट समथिंग मिल रही थी, और यहाँ पे 23 पॉइंट समथिंग मिल रही है। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज का आउटपुट मिलता है वो ऑलमोस्ट डीसी जैसा मिलता है फिल्टर लगाने के बाद, इसीलिए इसको भी यूज करते हैं। और फिल्टर्स होते भी यही है, एल और सी का डिफरेंट टाइम से किसी न किसी तरीके से कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।